बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों के पास चार्ज पार्टिकल राइट और तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए तो उसका मोशन कैसा होगा, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और मैंने आपको बताया था अगर आउटसाइड से कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो क्या वो पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं लगाएगा। ये रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे पूरा आपके पास आएगा तो नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, सपोज करो यहाँ से आपके पास कोई थीटा एंगल बनाता हुआ चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो तो इस तरफ है ना, और जो फोर्स है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, वो कहाँ पर है हमारे पास, इस बार अंदर है। तो वेलोसिटी कैसे जाएगी, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये फोर्स किस तरफ लगा, इधर की तरफ, तो इधर खींचेगा। लेकिन वेलोसिटी था तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ तक आएगा। और यहाँ आने के बाद फिर से मतलब जो थीटा वैल्यू थी हमारे पास जितने सौ एंगल की उससे निकल जाएगा। तो पूरा सर्कुलर पाथ ना बनाकर ये वाला जो पाथ है ना, ये एक्चुअल में पाथ रह जाता है, और जो इसकी वैल्यू आती है ये एक्चुअल में 2 थीटा के इक्वल आएगी। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा इतना 2 थीटा कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कितना क्या आएगा, इतना बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ अगर क्या हमने ऐसे डाला तो क्या कोई पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, तो आंसर इज नो। जब प्रोजेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म में, है ना, और डायरेक्टली ताकि पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे अपर चल रही है, तब तक आनी सही थी। लेकिन अब अगर हम लोग बाहर से ड्रैग करके लाते हैं, ऐसे डाल देते हैं विदाउट प्रोजेक्टिंग सीधा ही, तो हमारे पास आंसर पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करेगा। अब मेरे पास आप लोगों को बताने की 2-3 चीज़ें और थी। पहला मैंने बताया था मैक्सिमम कब होगा, तब मैंने देखा था परपेंडिकुलर के केस में, 0 का तो जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, राइट। लेकिन केस तो इसके अलावा भी हो सकता है ना बेटा, कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो आपके पास किसी एक एंगल के साथ छोड़ा गया है ना, एट एनी एंगल अदर देन 0, 180 और 90। इसके अलावा अगर हम छोड़ते हैं तो पार्टिकल का पाथ क्या होता है और कैसा होता है, आइए इस बारे में जानें। लेट्स से मेरे पास आपने चार्ज पार्टिकल को ये, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v थी, और ये मेरे पास इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई शक है नहीं इस बात में कि हमारे पास इनटू द प्लेन जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने बोला आप लोगों के पास कि ये किसी एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि कितना एंगल है, थीटा एंगल। कितना एंगल प्रोजेक्ट किया है बेटा मैंने इस बार, थीटा। अच्छा ओके। और इस बार बोला है कि आपके पास ये थीटा है ना, ये ऐसे, इस बार मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है इस डायरेक्शन में, राइट। ये बी है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तो आप बताओ क्या होगी कहानी। कहानी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होगी बेटा। क्या सिंपल होगी, ये देखो, इस v के 2 कंपोनेंट बनेंगे। इस v के 2 कंपोनेंट बनेगा, एक तो उसी डायरेक्शन में बनेगा जो कि हमारे पास क्या होगा, b के डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये हमारे पास क्या आएगा, v cos थीटा, जो कि किसके इक्वल है, v पैरेलल के। और दूसरा कंपोनेंट इस v का क्या बनेगा बेटा हमारे पास, v sin थीटा, जो कि क्या है, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, राइट। इतनी बात तो क्लियर है। अब हमें पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड में भी परपेंडिकुलर कोई भी चीज जाती है तो वो कैसा पाथ फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। लेकिन वो कहानी तब की थी ना जब सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल परपेंडिकुलर यानी कि सिर्फ ऊपर जा रहा था। अब तो कहानी ऐसी तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डाली गई है। अब की बार तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, यानी कि v sin थीटा की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन इस बार एक कंपोनेंट और है v पैरेलल का, जिसकी वजह से हमारे पास चीजें कुछ और होने वाली। क्या होंगी चीजें, कुछ ऐसी होंगी। देखो अब की बार हमारे पास कहानी ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड ये v है, ये v है, ये एंगल बना रहा है ठीक है इसके साथ, और ये मेरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसमें मोशन कराने के लिए जाएगा, सर्कुलर पाथ में मोशन कराने की कोशिश करेगा, और ये वाली जो वेलोसिटी है इसको आगे खींचने की कोशिश करेगी। तो सर्कुलर पाथ पे होते हुए आगे जाएगा ना, समझ पा रहे हो भाई। ये तो मेरे पास v था, अभी इसका ये वाला हाथ वाला कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये आपका v आगे खींचना चाह रहा है उसको, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमने देख लिया सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था। तो इस बार कहानी सिर्फ सर्कुलर पाथ पे लिमिटेड तो है नहीं कि सिर्फ सर्कुलर पाथ वाला करा के छोड़ दे। इस बार ये वाला भी कहीं ना कहीं फोर्स लगाया कि भाई तू सर्कुलर पाथ पे तो घूम रहा है, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, पर तू मेरी बात सुन ले। क्या कि तू सर्कुलर पाथ पे घूमता घूमता आगे बढ़ता है ना भाई, ऐसे आगे बढ़ता। और ये जो हमारे पास मोशन कर रहा है किस डायरेक्शन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन। देखो
वर्टिकल में तो ऐसे लूप बना रहा है, तो एक्चुअल में कहानी ये है इस बार, है ना, ऐसे करता हुआ आ गया, तो कर तो सर्कुलर पाथ रहा है, तो हमारा कोई भी चीज फॉलो नहीं हुआ। और आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट भी है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इसको हम लोग कहते हैं बेटा पिच। क्या कहते हैं, पिच। यानी कि एक लूप कंप्लीट किया, उसके बाद जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना आगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। तो पिच की अगर स्टेटमेंट में लिखूं, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, सिंपल सी बात है भाई, यहां से शुरू किया ना, सपोज करो यहां से शुरू किया, यहां से ये पूरा गया, तो एक रिवॉल्यूशन में पूरा इतना डिस्टेंस कवर कर देगा, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये यहां से शुरू कर दो, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस इतना होगा, उसका पिच। अब ये पिच आ रही है किसकी वजह से आएगी, v cos थीटा की वजह से आएगी। वेल मुझे अभी तो पता है v cos थीटा से आएगी, अभी डिस्टेंस इतनी है, मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, बचपन में फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, राइट। तो जो मेरे पास x आएगा वो कितना हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, राइट। और ये जो v है ये कौन सा था हमारे पास, v पैरेलल, तो v पैरेलल इंटू टी, और v पैरेलल क्या है, v cos थीटा, और t की वैल्यू क्या आई थी, 2 पाई m अपॉन bq, 2 पाई m अपॉन bq आई थी, याद करो, r इज इक्वल्स टू mv बाय bq था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय v था, फिर हमने r की जगह mv बाय bq लिखा था, तो v से v कट गया, 2 पाई m बाय bq आया, तो t को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, 2 पाई m बाय bq इनटू v cos थीटा, ये मेरे किसके इक्वल रहता है बेटा, पिच के, जो कि कब होती है, जब पार्टिकल मेरे पास किसी एक एंगल पे जाता है, थीटा पे जाता है, तो हमारे पास उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी होती है, ये होती है। और सिंपल सी बात तो ये है, जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस अब बेसिकली ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ तो कवर कर ही रहा है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या आएगा, r इज इक्वल्स टू mv अपॉन bq रहेगा, रेडियस जो आएगा वो आएगा तो mv अपॉन bq, बट v कौन सा, v परपेंडिकुलर वाला, और v परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, v sin थीटा, तो जो रेडियस हो जाता है पाथ का वो कितना हो जाता है, mv sin थीटा अपॉन में b। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है, नहीं बेटा, रेडियस से भी पैरेलल कैसे जाएगा, देखो रेडियस कब आ रहा है, जब हमारे पास ये सर्कल होगी, और सर्कुलर पाथ पे चीजों को मूव कराने का काम किसका था, पैरेलल का या परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का। जब आपको खुद आंसर पता है परपेंडिकुलर का आंसर, तो आप पैरेलल कैसे ले रहे हो, पैरेलल का काम क्या था कि उसको आगे लेके जाना, डिस्टेंस मूव कराना, एग्जैक्टली, और परपेंडिकुलर का काम क्या था, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बेटा इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है साइक्लोट्रॉन। क्या आता है, साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन की बात अगर हम लोग करेंगे तो इस साल बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, और ऐसे टॉपिक्स जो हमारे पास हैं इनको हम लोग साल के आखिर में अगर टाइम बचेगा तो ही करेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन एक बार देता हूँ। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं, जैसे कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करा सकते हैं। वैसे आपका साइक्लोट्रॉन तो हो जाएगा, रीजन क्या है, हो चुका है। होता यही है कि उसके में 2 डीज होते हैं, ये ऐसे एक डी हो गया और फिर ये एक डी हो गया, ठीक है। जो हमें चार्ज पार्टिकल जो हमें एक्सेलरेट कराना पड़ता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है। अब ये जो रखा जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, इन डीज को, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है। और हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। अब ये हाँ ये 2 डीज हैं, डी बेटा अरे बनता तो डी की तरह बन रहा है ऐसे, इसलिए डी। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो हुआ क्या कि ये इस तरफ मूव करेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ बनाएगा। फिर जैसे ये इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और मतलब वही F इज इक्वल टू QB भी लगाएंगे तो फोर्स इस तरफ लग रहा होता है, यहाँ झट से एग्जिट हो जाएगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर ऐसे करते करते बड़ा बड़ा बन जाएगा। और फाइनली हाँ पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और की नेगेटिव, मतलब एक बार इस प्लेट पे आएगा पॉजिटिव पे, फिर एक बार नेगेटिव। जब ये प्लेट पॉजिटिव बन रही होगी तब ये प्लेट नेगेटिव बनेगी, ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी तब ये प्लेट नेगेटिव, ये सारी कहानी चलती रहेगी। फिर उसके बाद ये निकल के यहाँ पे आपका एक टारगेट विंडो हिट होता है, उस विंडो को हिट कर देता है, तो पूछा जाता है कि इसका रेडियस कितना है, वो हम लोग सब कर चुके हैं।
बस एक चीज जो हमने नहीं करी वो क्या था, इसकी एनर्जी कितनी है। अब वो एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है कितनी होती है बेटा, हाफ mv²। देखो R इज टू mv/bq, तो v कितना हो जाएगा, bq/m, राइट। यहाँ पे bq/v² से जो भी आएगा वो वैल्यू डालना है, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी, है ना। और कोई नई चीज इसमें बहुत है ऐसा नहीं है, इसकी लिमिटेशंस हैं, फिर रेस्पॉन्स वगैरह का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे उसे पूछे या आपको नॉलेज चाहिए तो बिल्कुल सेम वही चीज़ होती है यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। इसकी लिमिटेशन भी यही होती है कि जो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एक्सेलरेट नहीं करा सकता, और इनसे एक्सेलरेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड तक भी कराया जा सकता था। अब तो मैंने मिटा दिया। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है बेटा, वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। अब देखो वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है। देखो अगर आप लोगों ने मान के चलिए कहा कि ठीक है हमारे पास इतने सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि सर अब हमें चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग के लिए कि केवल जब इतनी वेलोसिटी वाले पार्टिकल जाएंगे ना तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा, वरना तो हमारा इंस्ट्रूमेंट फेल। तो ऐसी चीजों के लिए जब हमें बनाना होता है कुछ भी तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे काम करता है आइए देखते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए सबसे पहले तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरी तरफ कौन सा दे दिया बेटा हम लोगों ने, नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैंने दे दिया है तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास फील्ड इस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात में कोई दो राय नहीं है, राइट। यहाँ पर एक सोर्स रखा जाता है और इस सोर्स के बीच में एक स्लिट रखी जाती है। इस स्लिट से जब एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे अपवर्ड, जहाँ पे कि इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, B, जो कि अंदर की तरफ होता है। ये चार्ज लेट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगेन वही कहानी करेंगे, अपने फिंगर को पॉइंट कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इस थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मोशन किस तरफ था, ऊपर की तरफ था, चार्ज का मोशन ऊपर की तरफ, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो आपका फोर्स किस तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट की तरफ। तो जब आपके पास ऐसी कहानी होगी तो ये आप लोगों के पास लेफ्ट की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लग रहा है, टुवर्ड, किधर लग रहा है, पहले तो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, इधर जा रहा है ना, और लेफ्ट की तरफ कितना लगेगा तो वो आपको पता ही है, QVB लग रहा है, राइट। लेकिन इसको अपोज करने वाला एक फोर्स है, इसको अपोज करने वाला एक फोर्स है, वो कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा है नहीं तो इधर मत जा, इधर जा, राइट। तो एक ऐसी कंडीशन जब आएगी आपके पास कि F इलेक्ट्रिक की वैल्यू F मैग्नेटिक के इक्वल हो जाएगी, तो ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, और जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो F इलेक्ट्रिक बराबर होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका QVB मैग्नीट्यूड की टर्म से बात करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, Q से Q गया, और जो तुम्हें V चाहिए वो आ जाएगा E/B। यानी कि केवल और केवल जब बैलेंसिंग कंडीशन में आप रखेंगे तो पार्टिकल सिर्फ वही वाले पास कर पाएंगे जो कि इतनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे। अब सर क्वेश्चन आप ये बताओ, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से जा रहे होंगे, बेटे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल इससे ज्यादा वेलोसिटी से जा रहे होंगे, मोर वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी का मतलब वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी तरफ जो लेफ्ट का फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगेगा क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो पार्टिकल किस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर पार्टिकल इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पार्टिकल स्लोअर मूव कर रहे हैं, इफ पार्टिकल्स मूव स्लोअर देन दिस, तो जो पार्टिकल है वो किस तरफ टिल्ट हो जाएंगे, पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट या मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट आप लेफ्ट लिख लो, आप समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है, ज्यादा स्पीड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा आ रहा होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट का ज्यादा नहीं, स्मूथ स्लोअर, सॉरी फास्ट, आई एम सॉरी फास्टर होगा तो इस तरह, राइट। हाँ जी, हाँ तब राइट कर देते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको राइट कर दें। चलो ऐसे कर दें, एंड वाइस वर्सा, केस ही खत्म। ठीक है, इतना लंबा क्या लिखें भाई, अगर कम होगा तो राइट की तरफ और ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट की तरफ। ये कहानी हमारे पास रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसकी है एप्लीकेशंस। वही देखा है मोशन में क्या होगा, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर ना चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो पहली कहाँ पे हुई, वेलोसिटी सिलेक्टर। दूसरी एप्लीकेशन इसकी आती है बेटा हमारे पास किसमें, मास स्पेक्ट्रोमीटर। किसमें आती है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो बेटा, आज तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, चार्ज टू मास रेशियो पढ़ा है ना, Q/M क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 चार्ज टू मास रेशियो हम लोग पढ़ते थे। तो ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो जो मास, इसका वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी फिल्टर था इसकी तरह, ये वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर, मैंने ऊपर देखो तो नहीं डाला है कि नहीं। अगला एक टॉपिक है, इसी की जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास क्या है बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, आपके पास कोई भी जैसे कि आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। अब आपको इसमें सेपरेट करना है इनके आइसोटोप्स को, तो आप किसके बेसिस पर कर देंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर के बेस पे कर सकते हैं। ये पार्टिकल को किसके बेस पे करता है, मास टू चार्ज रेशियो के बेस पर ये चीजों को सेपरेट करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं, और क्या क्या इसमें कहानी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो कहानी बिल्कुल सेम है, वेलोसिटी फिल्टर तक की तो कोई कहानी अंतर नहीं है मेरे बेटा। क्या कि हमारे पास जो भी हमारे पास चीज भेजनी है उसको हम लोग एक वेलोसिटी फिल्टर के अंदर से भेजेंगे। इसके अंदर आप लोगों का ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अब जैसे ही पार्टिकल इससे बाहर निकलेगा तो हमारे पास एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, यहाँ पर बी आउटसाइड बोल रहे हैं, बी नॉट बोल रहे हैं, मतलब ये दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो अलग अलग, इनका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग होगा बेटा, लेकिन दोनों डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। बस ये है कि मैग्नीट्यूड में वैल्यू अलग अलग होगी दोनों। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से तो हमारे पास सेम काम किसका आएगा, वेलोसिटी फिल्टर वाला, कि आपने चार्ज पार्टिकल भेज दिया व्यू वेलोसिटी से, लेकिन जैसे ही वो आउटसाइड वाले डोमेन में पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारे पास दो तरफ क्या लगे रहते हैं, डिटेक्टर, क्या लगे रहते हैं, डिटेक्टर। अब आप लोगों ने यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भेजा, राइट, तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल देखो बाहर निकलेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो क्या होना शुरू कर देगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा। और डिफ्लेक्ट किस तरफ होगा, देख लो भैया, ये ऐसे तो फोर्स इस तरफ लग रही है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारी कहानी उल्टी हो जाएगी ना बेटा हमारे पास, उसकी जो पार्टिकल ऊपर चल रहा होगा हम लोग नीचे लेंगे उसके मोशन को, नेगेटिव चार्ज की केस में मैं तुम्हें समझा चुका हूँ ये चीज, राइट। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो लेफ्ट की तरफ आया, तो लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट तो आएगा नहीं, जब लेफ्ट की तरफ आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे का मतलब क्या है बेटा मेरे पास, एग्जैक्टली बेटा, ये जो हमारे पास कवर करेगा, ये करेगा सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता हुआ आएगा। आई होप यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो वही कहानी चल रही है जो मैं आपको पहले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें कैसा पाथ कवर करना है, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करना है बेटा। अब सेमी सर्कुलर पाथ कवर करना है तो बेसिकली सर्कुलर पाथ तो है ही, और इसके पास चार्ज क्यों था, इस चार्ज पार्टिकल देखो यहाँ तो वेलोसिटी सिलेक्टर की कहानी है, बस इसके आगे एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाना है जिसमें हमारे पास दो डिटेक्टर और ज्यादा लगा दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है ना। अब क्या बचा, खत्म हो गया आपको सब कुछ। लो बेटा, अब जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उस समय जो इस पे फोर्स लग रही होगी किसके इक्वल होगी, QV/B नॉट के बेटा, QV/B नॉट के इक्वल होगी, B नॉट ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये कहानी आई है ना। और ये जो F है किसके इक्वल होगा, mv²/r, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे और सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा QV/B नॉट, एक v से तो एक v गया। अब हमें किसका रेशियो चाहिए था, m/q का, m ये रहा, q इधर कर दो, m/q इज इक्वल्स टू
बी नॉट इंटू आर बाई बी हो जाएगा। और वेलोसिटी अभी भी आपने पढ़ा, क्या आया था हमारे पास, ई बाई बी आया था। वेरी गुड। तो यहाँ पे इस b की वैल्यू को e बाई बी की देखो, ये तो अभी वही वेलोसिटी फिल्टर वाला बेटा e है, कहीं पूछो कि मेरे से e कहाँ है, मैंने बोल दिया हमारा अरेंजमेंट सारा वेलोसिटी फिल्टर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमारे पास ऐसे जा ही रही है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही, है ना। तो b को क्या लिख सकता हूँ मैं, e बाई बी, तो b तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो m बाई क्यू की वैल्यू आएगी यही आपसे पूछता है, और कितनी आ जाएगी, b नॉट इंटू बी इंटू आर इंटू ई बाई बी। ये कहानी आपके पास सिंपल है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की और वेलोसिटी सिलेक्टर की, ये एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो कहानी आती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कितना लगता है और कैसे लगता है, कहाँ कहाँ पर चेंज होता है, इस चीज को एक बार हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं और बूझ लेते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। एक वायर जिसमें कि हमारे पास क्या जा रहा है, करंट, उस पर फोर्स कैसे लगेगी। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट वही लिखना, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L having cross section area A is placed in a uniform magnetic field which is into the plane, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आपका into the plane। तो लो भैया जी, ये आपके पास आ गया into the plane वाला मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर आप लोगों ने एक ऐसा वायर रखा है जो कि सिलेंड्रिकल है, जिसकी लेंथ आप लोगों के पास L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। वैसे तो इसको करने से पहले मैं अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझाना चाहूँ तो इस तरीके से था कि जब हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट है, चलो ऐसे रख लेता हूँ, और इसमें मैंने वायर रखा है ना, यहाँ से निकाल देता हूँ, वायर को रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट इसमें दौड़ रहा था, तो जैसे करंट इस तरफ जा रहा था तो वायर थोड़ा सा जो है लेफ्ट की तरफ बेंड हो गया, मतलब वायर की जो शेप थी कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। और जब करंट नीचे की तरफ हमने करा, जब हमने करंट पास नहीं करा तो सीधा रहा है, जब हमने करंट ऊपर की तरफ पास किया उसमें तो वायर लेफ्ट की तरफ बेंड हो गया, और जब वायर में करंट नीचे की तरफ आया तो वायर किस तरफ बेंड हो गया, थोड़ा सा राइट की तरफ। समझ गया, ये क्या है, जब आपके पास करंट कब जा रहा है, अप जा रहा है, और जब डाउन जाएगा करंट तो वायर किस तरफ जाएगा, थोड़ा सा राइट की तरफ बेंड। पर ये होगा कैसे, आइए इस चीज को समझते हैं। देखो रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल साइंस है। देखो क्या है कहानी, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो ये हो गया चार्ज का मोशन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये फोर्स किधर थी, इधर थी, शायद इसी फोर्स से तो इसके इधर लगा दिया होगा। और ये जो फोर्स लग रही है, मुझे ये बताओ क्या ये सिर्फ एक पार्टिकल पे लग रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक पार्टिकल पे लग रही होगी। और ये जो हमारे पास एक पार्टिकल पे नहीं लग रही तो किस पे लग रही है, पूरे के पूरे तार पे लग रही है, पूरे के पूरे वायर पे लग रही है, राइट। तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स कितना हो वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया कहानी क्या है, हमें पढ़ना क्या है, समझ में आ गया, ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो आप लोगों ने थ्योरी तो लिखी भी, कंसीडर अ वायर ये वो। अब देखो ध्यान से, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को, अगर सिंपल सी बात है, जो भी वैल्यू हमारे पास चार्ज पार्टिकल की होती है, जब भी वो किसमें मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय पर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, QVB के इक्वल होता है कि नहीं होता है, QVB के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो हमें पता है कि जब भी चार्ज करंट इसमें जा रहा होगा तो लगने वाला फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, QVB के। वी नो दैट ये हमारे पास F इज इक्वल टू QVB के होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं if N is the amount of charge पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी एक यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज, लेट्स से इतने से पार्टिकल के लिए, इतने से पार्ट के लिए, नॉट पार्टिकल, इतने से पार्ट के लिए चार्ज था आपका, ये n था। तो अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक कर दूंगा तो शायद मेरे पास पूरे कंडक्टर के लिए, पूरे वायर के लिए हमारे पास करंट निकल जाएगा, पूरा चार्ज निकल जाएगा। और इसका मतलब अगर मैं एरिया इंटू लेंथ को कर दूंगा तो पूरा वॉल्यूम कवर्ड हो जाएगा। और n अगर पर यूनिट वॉल्यूम था तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसका, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू a इंटू l
भाई एरिया इसका क्रॉस सेक्शन ए था, एल इसकी लेंथ थी, तो हम लोग लिखवा चुके थे। और हमारे पास जो नेट, ये तो फोर्स था हमारे पास कब, जब सिर्फ एक चार्ज उससे जा रहा था। लेकिन जब हमारे पास पूरे एक पार्टिकल का तो नहीं है ना कहानी, अब तो कहानी पूरे उस वायर की वजह से है। जब पूरे वायर की वजह से तो हमारे पास एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन ए एल इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो v है ये हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट्स ये हमारे पास वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट। वैसे तो होगी भी ड्रिफ्ट की, क्योंकि हमारे पास उस कंडक्टर में से अगर हमारे पास करंट जा रहा है तो कौन सी वेलोसिटी जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर नहीं भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं मानोगे तो भी। ये देखो एन ई ए वी, क्या ये आपको करंट के इक्वल दिख रहा है? अभी डेरिवेशन आप लोग तैयार करके आए, जो टेस्ट में नहीं दी थी मैंने, I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी वाली। तो ये एन ई ए वी, ई की जगह पर क्यू आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एफ नेट की वैल्यू कल कितनी आ जाएगी बेटा, बी एल और आई। तो एफ नेट जब हमारे पास पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कितना होगा, जब भी हमारे पास किसी एक वायर में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा, उसका आंसर क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू बी आई एल। इस एफ को आप एम जी के इक्वल दे सकते हैं, उसका मास पूछे तो एम इज इक्वल्स टू बी आई एल बाई जी, वो जो भी तुम्हें करना है उस तरीके से। लेकिन ये कहानी तो बहुत ही सिंपल थी, ये कहानी तो इतनी सिंपल थी कि हमारे पास ये वैल्यू बी आई एल आ रही है। पर ये बी आई एल कब आ रही है, जब आपके पास ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। लेकिन हर बार तो जरूरी नहीं है ना, लेट्स से एग्जैक्टली आपको पता पड़ गया कि सारा कुछ ना कुछ टेढ़ा वाला करेंगे, है ना, कि अब आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो हमारा यूनिफॉर्म वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा था वो किसी एंगल पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली साइन थीटा आ जाएगा। पर वो कैसे आएगा बेटा, इस चीज को देखते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट। और यही चीज चाहिए, थोड़ा सा घर से पढ़ के आ जाओगे, चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर और ज्यादा होंगी। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को समझ में वैसे भी आ गया कि भाई अगर यही वायर मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूं कि इस वायर का जो करंट है वो तो ऐसे जा रहा है, और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेट्स से कोई एक थीटा एंगल बना रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसका थीटा एंगल बना रहा है। अब इस थीटा एंगल पे जो मेरे पास कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे वो b cos थीटा तो हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i ही हो जाएगा, और b sin थीटा हमारे पास कुछ ये होगा। अब लगने वाला फोर्स किस तरफ आएगा ये हमें कैसे पता, अपना वही वाली कहानी करनी पड़ेगी, i से b की तरफ जाना पड़ेगा, q v b, तो v तो हमारे पास पार्टिकल की आ रही है, तो v क्रॉस b करेंगे तो ऐसे जा रहा है, ये देखो ना b से b ये जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ जा रहा है हमारे पास, ऊपर की तरफ। मतलब वैसे इस हिसाब से बाहर आ रहा है तो परपेंडिकुलर, तो लेफ्ट से मैंने ये वाला मेरा फोर्स आ गया। देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि f विल, नोट डाल लेना इंपॉर्टेंट, f विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू i, करंट के परपेंडिकुलर रहेगा, और मैग्नेटिक आई डॉट डीएल डाल दूं, क्योंकि यहाँ बेसिकली डीएल एक एलिमेंट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, पूरा करूंगा तो बी आई एल हो गया, लेंथ इसका अभी भी लेंथ वही है। ठीक है, तो आई डॉट डीएल एंड बी, ठीक है, ये तो हमेशा कंपलसरी है कि फोर्स इन दोनों के तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो करंट एलिमेंट तो हमारे पास ये है, तो फोर्स अगर इधर आ रहा है, ध्यान से देखो ना, फोर्स तो ये आ रहा था ना, देखो इसकी मैंने क्या बोला था, b क्रॉस b करना है, तो b से b जाएंगे तो फोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो ये तो देखो फोर्स तो ये आ रहा है बेसिकली, तो ये वाली जो लाइन है जिससे हमारा b जा रहा है इसके तो परपेंडिकुलर है ना फोर्स, और b cos थीटा से फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, जो रोल प्ले करेगा वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ b sin थीटा प्ले करेगा, और b sin थीटा के हमारे पास ये फोर्स क्या है आपको दिख रहा है अभी, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है भाई, इस फोर्स का जो कि b cos थीटा में है इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है इसके और इसके बीच में। b और i के बीच में परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो होना चाहिए ना, तो b और i के बीच में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, b sin थीटा, ये तो पढ़ा।
भाई v क्रॉस b परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने जब f इज इक्वल टू क्यू वी बी पढ़ा था तो v और b भी आपस में उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो v और b आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये तो पैरेलल ही हो गए, तो b cos थीटा का कोई मतलब है नहीं। तो जब भी हमारे पास एंगल आएगा वो पक्का भी कौन सा आएगा, b sin थीटा का। तो मैं लिख सकता हूँ b की जगह पर कौन सा b यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंपल b sin थीटा। बट एक और चीज मैं आपको बता रहा था, although I dot dl and b need not always to be in perpendicular to each other। कहने का क्या मतलब है कि ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि b इसके परपेंडिकुलर नहीं है ना। वो जो पिछला केस बताया बी आई, वो तो एक स्पेसिफिक केस बता दिया मैंने आपको। मेजर केस तो ये है जब थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखो ना, b और करंट एलिमेंट ये है i डॉट dl का, ये एक बार परपेंडिकुलर थोड़ी है, इस बार तो किसी न किसी थीटा पर है। और जब ये किसी थीटा पर है तो क्या ये वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही थी? जैसे आ गई, ये तो समझाना चाहता कि b और IDL ये आपस में परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, लेकिन IDL और b ये दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात हमेशा सत्य रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट f इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, वो NaL तो पूरा ही रहेगा, उसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो वही, अगर एक एलिमेंट n होगा वो अपने आप लिख देना बेटा, यूनिट चार्ज वो है, ये सब कुछ से यहाँ से आएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं मिटाया था। तो f इज इक्वल्स टू NaL क्यू वी, b की जगह पर कौन सा आएगा बेटा मेरे पास, b का sin थीटा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, b sin थीटा। NaEV I, तो f इज इक्वल्स टू BIL, लेकिन क्या आएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि भैया मेन उसमें भी क्या आएगा, तो f इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B, क्योंकि BIL sin थीटा की अगर वैल्यू पूछेगा कि हमारे पास किस में आई है, तो L क्रॉस B हमारे पास मेन वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास बताते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है, जो पैरेलल वाला है वो तो उसी डायरेक्शन में है। तो ये B और B आपस में उसके परपेंडिकुलर नहीं हुए। देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। मैंने बोला B और B आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, IDL और B ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है ना, तो V तो ये है ना हमारे पास, और इस B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये वाला है। तो यानी कि मैं जो B मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करूंगा फोर्स लाने के लिए, QVB मैं वही वाला यूज करूंगा। cos थीटा कैसे हो जाएगा, लेकिन करंट एलिमेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई सी भी चीज हो, फोर्स के परपेंडिकुलर, हाँ फोर्स वैसे जेड एक्सिस पे आ रही थी, वो परपेंडिकुलर है। तो ये सिंपल सी कहानी थी आप लोगों की, जब भी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगता है किसी एक कंडक्टर पर, उसकी कहानी हमारे पास। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाथ पढ़ा। जब हमारे पास किसी थीटा से बनेगा तो हमारे पास पाथ कैसा था, हेलिकल पाथ। उसमें हमारे पास क्या थी, पिच थी। रेडियस हमने पढ़ा, उस सर्कुलर पाथ का कितना रेडियस बनेगा सब समझ में आ गया। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उस सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल वाला हमें उसे आगे लेके जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके साइक्लोट्रॉन, जो कि हम डिटेल में नहीं गए क्योंकि वो अगर आप एक बार बुक से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उतने से, लेकिन बोर्ड से रिलेटेड है। हो सकेगा तो मैं आप लोगों के जो एंड है यानी कि दिसंबर जनवरी में मैं जो छोटे हुए टॉपिक है सबकी एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, नॉट एश्योरिंग ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा फिर अपना वेलोसिटी सिलेक्टर एप्लीकेशन पढ़ी उसकी। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर रख दिया, Q इज इक्वल टू QVB और V इज इक्वल टू E। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो कि हमारे पास क्या करता है, चार्ज टू मास की जगह मास बाय चार्ज, m/e का रेशियो निकाला, वो हमारे पास आ गया। और फिर हमने लास्ट में क्या देखा कि हमारे पास फोर्स है। ठीक है, इतना क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग दूसरी क्लास में अटेंड होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।